जय हिंद। आप सबका स्वागत है महफिल एट पृथ्वी पे। जो लोग यहाँ पे पहले आ चुके हैं, आपको पता है कि महफिल एट पृथ्वी पिछले दो सालों से तीसरा साल है ये। 2 साल, अब तीसरा साल है ये। मतलब 2 महीने में 3 साल पूरे हो जाएंगे। पिछले 3 सालों से आई विल टेक दैट लिबर्टी, कथा कथन जो है टीम वो हैंडल कर रही है। हमारा मकसद ये है कि आप तक हम उन राइटर्स को पहुंचाए जो ज़्यादातर सुने नहीं गए हो या पढ़े नहीं गए हो या भूल गए हो लोग उनको। तो हम उनकी कहानियाँ जो उर्दू में लिखी गई हैं वो हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स पोइट्री भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ऑब्वियसली उर्दू लिटरेचर में विदाउट उर्दू पोइट्री उर्दू लिटरेचर विल बी इनकम्प्लीट। तो हम पोइट्री के सेशंस भी करते हैं, बट ज़्यादा करके हमारा फोकस है उन राइटर्स पर जिन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी है, और शॉर्ट स्टोरी उर्दू राइटर्स जो सम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स इन इंडियन लिटरेचर, उनकी कहानियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद ये है कि उर्दू का जो रिपोजिटरी है वो बहुत वाइड है, मगर लोग शायद कुछ ही चुनिंदा कहानियाँ पढ़ चुके हैं या फिर कुछ ही राइटर्स को जानते हैं। हमारी ये कोशिश है कि उर्दू की जो इतनी वास्ट रिपोजिटरी है, जो इंडियन लिटरेचर का एक बहुत अहम हिस्सा है, वो आप तक पहुंचाए, उस भाषा को बढ़ाए और उस भाषा के प्रति जो प्रेम है वो और आगे बढ़ाए। तो बस इसी के साथ आज जो है हमारा प्रोग्राम है डेडिकेटेड टू मिस्टर बेदी, और उसके साथ मैं जमील गुर्रे साहब को हैंड ओवर करती हूँ प्लेटफॉर्म, जो फाउंडर है कथा कथन के और इस प्रोग्राम के क्यूरेटर हैं। थैंक यू। आदाब। गुज़िश्ता यादें भी फरमा गए। गुज़िश्ता कहते हैं जो गुजर गया हो। यादें गुजरने के बाद ही बनती हैं। अगर मुझे यस्टरडे कहना हो तो मैं उर्दू में कहूँगा गुज़िश्ता कल, जो बीत गया। आज हम जनाब राजेंद्र सिंह बेदी साहब को अपना ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, खराज तहसीन दे रहे हैं। उर्दू अफसाने की जो इमारत है उसकी बुनियाद अगर हम देखें, three statutory announcements. Please check your phones. Please check for Instagram audio, and please check for alarm audios, and please check for your phone audios. Make sure that all 3 are off. Second, no photographs and video in this session, because that's only the property of Prithvi and Katha Kathan. Third, please ensure that if you have to leave, please leave after the program, क्योंकि हमारा फॉर्मेट ड्रामेटाइज्ड रीडिंग है, तो हम किताब से पढ़ते हैं। तो परफॉर्मेंस के बीच में जब अगर हलचल होती है तो देन द आर्टिस्ट टेंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो अगर किसी को भी घंटे भर के पहले किसी का अपॉइंटमेंट है तो फिर आप अभी जाइएगा, बिकॉज बीच में आपको जाना मुश्किल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चेक योर फोन्स। तो जो उर्दू अफसाने की इमारत है, जदीद अफसाने की इमारत जो है, उसकी बुनियाद मुंशी प्रेमचंद है। उसमें जो 4 सुतून हैं जो उस इमारत को संभाले हुए हैं, उनमें नाम है इस्मत चुगताई, सादत हसन मंटो, कृष्णचंद्र और राजेंद्र सिंह बेदी। इसके अलावा और भी हैं जो दूसरे कॉलम्स होते हैं। जो मेन 4 कॉलम हैं वो राजेंद्र सिंह बेदी साहब हैं। राजेंद्र सिंह बेदी साहब ने बहुत लिखा। उनकी जो नॉवेलेट थी एक चादर मैली सी, उस पर उन्हें साहित्य अकेडमी का अवार्ड भी मिला, फिल्म भी बनी उस पर। उनके अफसानों में गरम कोट, लाजवंती, ग्रहण, बोला, एक बाप बिकाऊ है। आज सारे माँ बाप बिकाऊ हैं ना, घर में कोई नहीं रखना चाहता अपने माँ बाप को। इसके अलावा राजेंद्र सिंह बेदी साहब फिल्मों से भी बहुत करीब जुड़े रहे। उन्होंने खुद फिल्में बनाई, जिनमें उनके ड्रामे नकले मकानी पर जो फिल्म बनाई थी दस्तक, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला,
और उसकी एक गज़ल तो हम लोग अब तक गुनगुनाते हैं कि हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह, उठती है हर निगाह बाजार की खरीदार की तरह। फागुन, गरम कोट, उसके अलावा उन्होंने बहुत से डायलॉग्स लिखे हैं। आपने दिलीप कुमार के देवदास का डायलॉग सुना होगा कि कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, हम तो पीते हैं। ये रायसी बेदी साहब का डायलॉग है। क्योंकि कहानी मेरी थोड़ी लंबी है इसलिए मैं तारुफ कम कर रहा हूँ और कहानी की तरफ आ रहा हूँ। कहानी का उन्वान है अपने दुख मुझे दे दो। आजकल के बच्चे अपना बोलना भूल गए। वो मेरा, तुम्हारा, हमारा, अपने में बहुत कुछ आ जाता था। तो अपने दुख मुझे दे दो। अब आज से एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कहानी है, उसके एक क्रिटिसिज्म है। फिर आप फिल्में देखते हैं, क्रिटिक का आपने रिव्यू पढ़ लिया, फिर फिल्म देखी। अब आप मुझे बताइए कि आप रिव्यू पहले सुनना चाहते हैं या पहले कहानी सुनना चाहते हैं? इस कहानी का रिव्यू भी है, पहले कहानी फिर रिव्यू। तो कहानी सुनाते हैं आपको। अपने दुख मुझे दे दो। शादी की रात बिल्कुल वो ना हुआ जो मदन ने सोचा था। जब चिकली भाभी ने फुसलाकर मदन को बीच वाले कमरे में धकेल दिया तो इंदु सामने शालू में लिपटी हुई अंधेरे का भाग बनी जा रही थी। बाहर चिकली भाभी और दरियाबाद वाली फूफी और दूसरी औरतों की हंसी रात के खामोश पानियों में मिस्री की तरह धीरे धीरे घुल रही थी। औरतें सब यही समझती थीं, इतना बड़ा हो जाने पर भी मदन कुछ नहीं जानता। क्योंकि जब उसे बीच रात की नींद से जगाया गया तो वो हड़बड़ा रहा था। कहाँ लिए जा रहे हो मुझे? उन औरतों के अपने दिन बीत चुके थे। पहली रात के बारे में उनके शरीर शौहरों ने जो कुछ कहा और माना था उसकी गूंज तक उनके कानों में बाकी ना रही थी। वो खुद रस बस चुकी थी और वो अपनी एक बहन को बसाने पर तुली हुई थी। धरती की ये बेटियां मर्द को तो यूं समझती थीं जैसे बादल का टुकड़ा हो, जिसकी तरफ बारिश के लिए मुंह उठाकर देखना ही पड़ता है। ना बरसे तो मन्नतें माननी पड़ती हैं, चढ़ावे चढ़ाने पड़ते हैं, जादू टोने करने पड़ते हैं। हालांकि मदन कालका जी की इस नई आबादी में घर के सामने वाली खुली जगह पर इसी वक्त का मुंतजिर था। फिर शामत आमाल पड़ोसी सिप्ते की भैंस उसकी खाटी के पास बंधी थी, जो बार बार फुंकारती हुई मदन को सूंघ लेती और वो हाथ उठा उठाकर उसे दूर रखने की कोशिश करता। ऐसे में भला नींद का सवाल ही कहाँ था। समुद्र की लहरों और औरतों के खून को रास्ता बताने वाला चांद एक खिड़की के रास्ते अंदर चला आया था और देख रहा था कि दरवाजे के उस तरफ खड़ा मदन अगला कदम कहाँ रखता है। मदन के अपने अंदर एक घनघरस सी हो रही थी और उसे अपना आप यूं मालूम हो रहा था जैसे बिजली का खंभा है जिसे कान लगाने से उसे अंदर की सनसनाहट सुनाई दे जाएगी। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद उसने आगे बढ़कर पलंग को खींचकर चांदनी में कर दिया ताकि दुल्हन का चेहरा तो देख सके। फिर वो ठिठक गया। जब भी उसने सोचा, इंदु मेरी बीवी है, कोई पराई औरत तो नहीं जिसे न छूने का सबक बचपन से ही पढ़ता आया हूँ। शालू में लिपटी हुई दुल्हन को देखते हुए उसने फर्ज कर लिया यहाँ इंदु का मुंह होगा, और जब हाथ बढ़ाकर उसने पास पड़ी गठरी को छुआ तो वहीं इंदु का मुंह था। मदन ने सोचा था वो आसानी से मुझे अपना आप ना देखने देगी, लेकिन इंदु ने ऐसा कुछ ना किया। जैसा पिछले कई सालों से वो भी इसी लम्हे की मुंतजिर हो और किसी ख्याली भैंस के सूंघते रहने से उसे भी नींद ना आ रही हो। गायब नींद और बंद आंखों का कर्ब अंधेरे के बावजूद सामने फड़फड़ाता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी तक पहुंचते पहुंचते आमतौर पर चेहरा लंबूतरा हो जाता है, लेकिन यहाँ तो सभी गोल था। शायद इसीलिए चांदनी की तरफ से गाल और होठों के बीच एक सायादार खोस ही बनी हुई थी, जैसी दो सरसब्ज और शादाब तिलों के बीच होती है। माथा कुछ तंग था, लेकिन उस पर एकाएकी उठने वाले घुंघराले बाल। जब ही इंदु ने अपना चेहरा छुड़ा लिया, जैसे वो देखने की इजाजत तो देती है, लेकिन इतनी देर के लिए नहीं। आखिर शर्म की तो कोई हद होती है।
मदन ने जरा हाथ यूं ही सॉरी मदन ने जरा सख्त हाथों से यूं ही हाँ हूं करते हुए दुल्हन का चेहरा फिर से ऊपर उठा लिया और शराबी की सी आवाज में कहा, इंदु। इंदु कुछ डर सी गई। जिंदगी में पहली बार किसी अजनबी ने उसका नाम इस अंदाज से पुकारा था और वो अजनबी किसी खुदाई हक से रात के अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता उस अकेली बेयारो मददगार औरत का अपना होता जा रहा था। इंदु ने पहली बार एक नजर ऊपर देखते हुए फिर आंखें बंद कर ली और इतना सा कहा, जी। उसे खुद अपनी आवाज किसी पाताल से आती हुई सुनाई दी। देर तक कुछ ऐसा ही होता रहा और फिर हौले हौले बात चल निकली। अब जो चली सो चली, वो थमने ही में ना आती थी। इंदु के पिता, इंदु की माँ, इंदु के भाई, मदन के भाई बहन, बाप, उनकी रेल मेल सर्विस की नौकरी, उनके मिजाज, कपड़ों की पसंद, खाने की आदत, सभी कुछ चीज का जायजा लिया जाने लगा। बीच बीच में मदन बातचीत को तोड़कर कुछ और ही करना चाहता था, लेकिन इंदु तरा दे जाती थी। इंतहाई मजबूरी और लाचारी में मदन ने अपनी माँ का जिक्र छेड़ दिया, जो उसे 7 साल की उम्र में छोड़कर दिख के आर्ज से चलती बनी थी। जितनी देर जिंदा रही बेचारी, बाबूजी के हाथ में दवाई की शीशियां ही रही। हम अस्पताल की सीढ़ियों पर और छोटा पाशी घर में चोटियों के बिल पर सोते रहे। और आखिर एक दिन 28 मार्च की शाम और मदन चुप हो गया। चंद ही लम्हों में वो रोने से जरा इधर और घिग्गी से जरा उधर पहुंच गया। इंदु ने घबराकर मदन का सर अपनी छाती से लगा लिया। इस रोने ने पल भर में इंदु को भी अपनेपन से इधर और बेगानेपन से उधर पहुंचा दिया था। मदन इंदु के बारे में कुछ और भी जानना चाहता था, लेकिन इंदु ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ जी, पर मैंने माँ बाप देखे हैं, भाई और भाभियाँ देखी हैं, बीसियों और लोग देखे हैं, इसलिए मैं कुछ समझती बूझती हूँ। मैं अब तुम्हारी हूँ, अपने बदले में तुमसे एक ही चीज मांगती हूँ। रोते वक्त और उसके बाद भी एक नशा सा था। मदन ने कुछ बेसब्री और कुछ दरिया दिली के मिले जुले शब्दों में कहा, क्या मांगती हो? तुम जो भी कहोगी मैं दूंगा। पक्की बात? हाँ हाँ, कहा जो पक्की बात। लेकिन इस बीच मदन के मन में एक वसवसा आया। मेरा कारोबार पहले ही मंदा है, अगर इंदु कोई ऐसी चीज मांग ले जो मेरी पहुंच से ही बाहर हो तो फिर क्या होगा? लेकिन इंदु ने मदन के सख्त और फैले हुए हाथों को अपने मुलायम हाथों में समेटते और उन पर अपने गाल रखते हुए कहा, सुनो, तुम अपने दुख मुझे दे दो। मदन सख्त हैरान हुआ, साथ ही उसे अपने आप पर से एक बोझ भी उतरता हुआ महसूस हुआ। उसने फिर चांदनी में एक बार इंदु का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ जान न पाया। उसने सोचा ये माँ या किसी सहेली का रटाया हुआ फिक्रा होगा जो इंदु ने कह दिया। जब ये एक जलता हुआ आंसू मदन के हाथ की पुष्ट पर गिरा, उसने इंदु को अपने साथ लिपटाते हुए कहा, दिए। लेकिन इन सब बातों ने मदन से उसकी बहीमियत छीन ली थी। मेहमान एक एक करके सब रुखसत हुए। चिकली भाभी दो बच्चों को उंगलियों से मेहमान एक एक करके सब रुखसत हुए। चिकली भाभी दो बच्चों को उंगलियों से लगाए सीढ़ियों की ऊंच नीच से तीसरा पेट संभालती हुई चल दी। दरियाबाद वाली फुप्पी जो अपने 9 लखे हार के गुम हो जाने पर शोर मचाती वावेला करती हुई बेहोश हो गई थी, और जो गुसलखाने में पड़ा हुआ मिल गया था, जहेज में से अपने हिस्से के 3 कपड़े लेकर चली गई। फिर चाचा गए, जिनको उनके जेपी होने की खबर तार के जरिए से मिल गई थी, जो शायद बदहवासी में मदन के बजाय दुल्हन का मुंह चूमने चले थे। घर में बूढ़ा बाप रह गया था और छोटे बहन भाई। छोटी दुलारी तो हर वक्त भाभी की बगल में घुसी रहती। गली मोहल्ले की कौन सी औरत दुल्हन को देखे या ना देखे, देखे तो कितनी देर देखे, ये सब उसके इख्तियार में था। आखिर ये सब खत्म हुआ और इंदु आहिस्ता आहिस्ता पुरानी होने लगी। लेकिन कालका जी की उस नई आबादी के लोग आज भी आते जाते मदन के सामने रुक जाते और किसी भी बहाने से अंदर चले आते। इंदु उन्हें देखते ही एकदम घूंघट खींच लेती, लेकिन उस छोटे से वक्फे में उन्हें जो कुछ दिखाई दे जाता वो बिना घूंघट के दिखाई ही ना दे सकता था। मदन का कारोबार गंदे बिरोजे का था, लेकिन बड़ी सप्लाई वाले 2-3 जंगलों में चीड़ और देवदार के पेड़ों को जंगल की आग ने आ लिया था और वो धड़ धड़ जलते हुए खाक सियाह होकर रह गए थे। मैसूर और आसाम की तरफ से मंगाया हुआ बिरोजा महंगा पड़ता था और लोग उसे महंगे दामों खरीदने पर तैयार न थे।
एक तो आमदनी कम हो गई थी, उसमें मदन जल्दी दुकान उसके साथ वाला दफ्तर बंद करके घर चला आता था। घर पहुंचकर उसकी सारी कोशिशें यही होती थी कि सब जल्दी जल्दी खाएं पिएं और अपने अपने बिस्तरों में दुबक जाए। जब भी वो खाते वक्त खुद थालियां उठा उठा कर बहन बाप के सामने रखता और उनके खा चुकने के बाद झूठे बर्तनों को समेट कर नल के नीचे रख देता। सब समझते बहू भाभी ने मदन के कान में कुछ फूका है और आज वो घर के कामकाज में दिलचस्पी लेने लगा है। मदन उन सबसे बड़ा था, कुंदन उससे छोटा और पाशी सबसे छोटा। जब कुंदन भाभी के स्वागत में सबके एक साथ बैठकर खाना खाने पर इसरार करता तो बाप धनीराम वही डांट देता। खाओ तुम, वो भी खा लेंगे। और फिर रसोई में इधर उधर देखने लगता और जब बहू खाने पीने से फारिग हो जाती और बर्तनों की तरफ मुतवज्जह होती तो बाबू धनीराम उसे रोकते हुए कहते, रहने दो बहू, अब बर्तन सुबह हो जाएंगे। नहीं बाबूजी, मैं अभी किए देती हूँ चपाके से। तब बाबू धनीराम एक लड़खती हुई आवाज में कहते, मदन की माँ होती बहू तो ये सब तुम्हें करने देती। और इंदु एकदम अपने हाथ रोक लेती। छोटा पाशी भाभी से शर्माता था, इस ख्याल से कि दुल्हन की गोद झट से हरी हो। चिकली भाभी और दरियाबाद वाली फूफी ने एक रस्म में पाशी को ही इंदु की गोद में डाला था। जब से इंदु उसे न सिर्फ देवर बल्कि अपना बच्चा समझने लगी थी। जब भी वो प्यार से पाशी को अपने बाजुओं में लेने की कोशिश करती तो वो घबरा उठता और अपना हाथ छुड़ाकर 2 हाथ की दूरी पर खड़ा हो जाता। देखता, हंसता, पास आता, न दूर हटता। एक अजीब इत्तेफाक से ऐसे में बाबूजी हमेशा वहीं मौजूद होते और डांटते हुए कहते, अरे जान, हाँ भाभी प्यार करती हैं, अभी से मर्द हो गया है तू। और दुलारी तो पीछा ही ना छोड़ती। उसके मैं तो भाभी के साथ ही सोऊंगी। के सराह ने बाबूजी के अंदर कोई जनार्दन जगा दिया था। एक रात इसी बात पर दुलारी को जोर से चपत पड़ी और वो घर की आधी कच्ची आधी पक्की नाली में जा गिरी। इंदु ने लपकते हुए पकड़ा तो सर पर से दुपट्टा उड़ गया। बालों के फूल और चिड़िया, मांग का सिंदूर, कानों के करण फूल सब नंगे हो गए। बाबूजी, इंदु ने सांस खींचते हुए कहा। एक साथ दुलारी को पकड़ने और सर पर दुपट्टा ओढ़ने में इंदु के पसीने छूट गए। उस बेमां की बच्ची को छाती के साथ लगाए हुए इंदु ने उसे एक बिस्तर में सुला दिया जहां सिरहाने ही सिरहाने थे, तकिए ही तकिए थे। न कहीं पाइती थी, न काट के बाजू। चोट तो एक तरफ, कहीं कोई चुभने वाली चीज भी न थी। फिर इंदु की उंगलियां दुलारी के फोड़े से सर पर चलती हुई उसे दुखा भी रही थी और मजा भी दे रही थी। दुलारी के गालों पर बड़े बड़े और प्यारे गढ़े पड़ते थे। इंदु ने उन गढ़ों का जायजा लेते हुए कहा, हाय रे मुन्नी, तेरी सास मरे, कैसे गढ़े पड़ रहे हैं तेरे गालों पर। मुन्नी ने मुन्नी ही की तरह कहा, गढ़े तुम्हारे भी तो पड़ते हैं भाभी। हाँ मुन्नो। इंदु ने कहा और एक ठंडा सांस लिया। मदन को किसी बात पर गुस्सा था। वो पास ही खड़ा सब कुछ सुन रहा था। बोला, मैं तो कहता हूँ एक तरह से अच्छा ही है। क्यों? अच्छा क्यों है? हाँ, न उगे बांस न बजे बांसुरी। सास ना हो तो कोई झगड़ा ही नहीं रहता। तुम जाओ जी, सो रहो जाके। बड़े आए हो, आदमी जीता है तो लड़ता है ना। मरघट की चुपचाप से झगड़े भले। जाओ ना, रसोई में तुम्हारा क्या काम। मदन खिसियाना होकर रह गया। बाबू धनीराम की डांट से बाकी बच्चे तो पहले ही से अपने अपने बिस्तरों में जा पड़े थे, जैसे डाकघर में चिट्ठियां सॉर्ट होती हैं। लेकिन मदन वहीं खड़ा। एहतियात ने उसे ढीठ और बेशरम बना दिया था, लेकिन उस वक्त जब इंदु ने भी उसे डांट दिया तो वो रुहांसा होकर अंदर चला गया। देर तक मदन बिस्तर में पड़ा कसमसाता रहा, लेकिन बाबूजी के ख्याल से इंदु को आवाज देने की हिम्मत न पड़ती थी। उसकी बेसब्री की हद हो गई जब मुन्नी को सुलाने के लिए इंदु की लोरी सुनाई दी। तू आ निंदिया रानी, बोराही मस्तानी। वही लोरी जो दुलारी मुन्नी को सुला रही थी, मदन की नींद भगा रही थी। अपने आप से बेजार होकर उसने जोर से चादर खींच ली। सफेद चादर के सर पर लेने और सांस के बंद करने से खामखा एक मुर्दे का तस्वुर पैदा हो गया। मदन को यूं लगा जैसे वो मर चुका है और उसकी दुल्हन इंदु उसके पास बैठी जोर जोर से सर पीट रही है। दीवार के साथ कलाइयां मार मार कर चूड़ियां तोड़ रही है और फिर गिरती पड़ती रोती चिल्लाती रसोई में जाती है
और चूल्हे की राख सर पर डाल लेती है। फिर बाहर लपक जाती है और बाहें उठा उठा कर गली मोहल्ले के लोगों से फरियाद करती है, लोगों, मैं लुट गई। अब उसे दुपट्टे की परवाह नहीं, कमीज की परवाह नहीं, मांग का सिंदूर, बाल के फूल और चिड़िया सब नंगे हो चुके हैं, जज्बात और ख्यालात के तोते तक उड़ चुके हैं। मदन की आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। हालांकि रसोई में इंदु हंस रही थी, पल भर में अपने सुहाग के उजड़ने और फिर बस जाने से बेखबर। मदन जब हकायत की दुनिया में आया तो आंसू पोंछते हुए अपने इस रोने पर हंसने लगा। उधर इंदु हंस तो रही थी, लेकिन उसकी हंसी दबी दबी थी। बाबूजी के ख्याल से वो कभी ऊंची आवाज में ना हंसती थी, जैसे खिलखिलाहट कोई नंगापन है। खामोशी दुपट्टा और दबी दबी हंसी एक घूंघट। फिर मदन ने इंदु का ख्याली बुत बनाया और उसे 20 बातें कर डाली। यूं उससे प्यार किया जैसे अभी तक न किया था। फिर वो अपनी दुनिया में लौटा जिसमें साथ का बिस्तर खाली था। उसने हौले से आवाज दी, इंदु। और फिर चुप हो गया। इस उधेड़ बुन में वो बौराई मस्तानी निंदिया उससे भी लिपट गई। एक ऊंघ सी आई, लेकिन साथ ही यूं लगा जैसे शादी की रात वाली पड़ोसी सिपते की भैंस मुंह के पास फिर फुंकारने लगी है। वो एक बेकली के आलम में उठा, फिर रसोई की तरफ देखा, सर को खुजाते 2-3 जमाइयां लेकर लेट गया, सो गया। मदन जैसे कानों को कोई संदेशा देकर सोया था। जब इंदु की चूड़ियां बिस्तर की सिलवटें दुरुस्त करने के लिए खाना कोटी, तो वो भी हड़बड़ा कर उठ बैठा। यूं एकदम जागने में मोहब्बत का जज्बा और भी तेज हो गया। प्यार की करवटों को तोड़े बगैर आदमी सो जाए और एकाएक ही उठे तो मोहब्बत दम तोड़ देती है। मदन का सारा बदन अंदर की आग से फूंक रहा था और यही उसके गुस्से का कारण बन गया। जब उसने कुछ बौखलाए हुए अंदाज में कहा, सो तुम आ गए? हाँ। मुन्नी सो मर गई? हाय राम, क्या कह रहे हो? मरे क्यों बेचारी? माँ बाप की एक ही बेटी। हाँ, भाभी की एक ही नंद। ज्यादा मुंह मत लगाओ उस चुड़ैल को। क्यों? इसमें क्या पाप है? यही पाप है, पीछा ही नहीं छोड़ती तुम्हारा। जब देखो जो की तरह चिमटी हुई है, दफा नहीं होती। हाँ, बहनों और बेटियों को यूं तो धुतकारना नहीं चाहिए। बेचारी 2 दिन की मेहमान, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन चल ही देगी। इसके बाद इंदु कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो चुप हो गई। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ बाप, भाई बहन, चचा, ताया सभी घूम गए। कभी वो भी उनकी दुलारी थी जो पलक झपकते ही न्यारी हो गई, और फिर दिन रात उसके निकाले जाने की बातें होने लगी, जैसे घर में कोई बड़ी सी बाम्बी है जिसमें कोई नागिन रहती है, और जब तक वो पकड़ कर फिकवाई नहीं जाएगी घर के लोग आराम की नींद नहीं सो सकते। दूर दूर से कीलने वाले, नथन करने वाले, दांत फोड़ने वाले मांदरी बुलवाए गए, बड़े बड़े धनवंतरी और मोती सागर। आखिर एक दिन उत्तर पश्चिम की तरफ से लाल आंधी आई। जो साफ हुई तो एक लॉरी खड़ी थी जिसमें गोटे किनारी में लिपटी हुई एक दुल्हन बैठी थी। पीछे घर में एक सुर पर बजती हुई शहनाई बैंड की आवाज मालूम हो रही थी। फिर एक धचके के साथ लॉरी चल दी। मदन ने कुछ कहा, तुम औरतें बड़ी चालाक होती हो। अभी कल इस घर में आई हो और यहाँ के सब लोग तुम्हें हमसे ज्यादा प्यारा लगने लगे। हाँ। ये सब झूठ है, ये हो नहीं सकता। तुम्हारा मतलब है मैं? दिखावा है ये सब। हाँ। अच्छा जी, ये सब दिखावा है मेरा। और इंदु उठकर अपने बिस्तर पर चली गई और सिरहाने में मुंह छुपाकर सिसकियां भरने लगी। मदन उसे मनाने ही वाला था कि इंदु खुद ही उठकर मदन के पास आ गई और सख्ती से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम जो हर वक्त जली कटी कहते रहते हो, हुआ क्या है तुम्हें? शोहराना रोब दाब के लिए मदन के हाथ बहाना आ गया। जाओ जाओ, सो जाओ जाके। मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना। तुम्हें कुछ नहीं लेना है, मुझे तो लेना है, जिंदगी भर लेना है। और वो छीना झपटी करने लगी। मदन उसे धुतकारता था और वो उसे लिपट लिपट जाती थी। वो उस मछली की तरह थी जो बहाव में बह जाने की बजाय आबशार के तेज धारे को काटती हुई ऊपर ही ऊपर पहुंचना चाहती थी। चुटकियां लेती, हाथ पकड़ती, रोती, हंसती, वो कह रही थी, फिर मुझे फाफा कुटनी कहोगे? वो तो सभी औरतें होती हैं। ठहरो, तुम्हारी तो यूं मालूम हुआ जैसे इंदु कोई गाली देने वाली हो, और उसने मुंह में कुछ मिनमिनाया भी। मदन ने मुड़ते हुए कहा, कि क्या कहा? और इंदु ने आपको सुनाई देने वाली आवाज में दोहराया। मदन खिलखिलाकर हंस पड़ा।
अगले ही लम्हे इंदु मदन के बाजुओं में थी और कह रही थी, तुम मर्द लोग क्या जानो, जिससे प्यार होता है उसके सभी छोटे बड़े प्यारे मालूम होते हैं। क्या बाप, क्या भाई और क्या बहन। और फिर एकाएक ही दूर देखती हुई बोली, मैं तो दुलारी मुन्नी का ब्याह करूंगी। हद हो गई, अभी ये एक हाथ की हुई नहीं और ब्याह की भी सोचने लगी। तुम्हें एक हाथ की दिखती है ना? जरा आंखें बंद करो और फिर खोलो। मदन ने सचमुच ही आंखें बंद कर ली और फिर जब कुछ देर तक न खोली तो इंदु बोली, अब खोलो भी, इतनी देर में तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। जब भी मदन ने आंखें खोली, लम्हे भर के लिए उसे यूं लगा जैसे सामने इंदु नहीं कोई और बैठी है। वो खो सा गया। मैंने तो अभी से 4 सूट और कुछ बर्तन अलग कर डाले हैं उसके लिए। इंदु ने कहा और जब मदन ने कोई जवाब ना दिया तो उसे झंझोड़ते हुए बोली, तुम क्यों परेशान होते हो? याद नहीं अपना वचन? तुम अपने दुख मुझे दे चुके हो। मदन ने चौंकते हुए कहा और जैसे बेफिक्र सा हो गया। लेकिन अब के जब उसने इंदु को अपने साथ लिपटाया तो वो एक जिस्म नहीं रह गया था, साथ साथ एक रूह भी शामिल हो गई थी। मदन के लिए इंदु रूह ही रूह थी। इंदु के जिस्म भी था, लेकिन वो हमेशा न किसी वजह से मदन की नजरों से ओझल ही रहा। एक पर्दा था, ख्वाब के तारों से बुना हुआ, आहों के धुएं से रंगीन, कहकहों की जरतारी से चकाचौंध, जो हर वक्त इंदु को ढांपे रहता था। मदन की निगाहें और उसके हाथ के दुशासन सदियों से उस दरौक्ती का चीरहरण करते आए थे जो कि उर्फ आम में बीवी कहलाती है। लेकिन हमेशा उसे आसमानों से थानों के थान, गजों के गज कपड़ा नंगापन ढांपने के लिए मिलता आया था। दुशासन थक हार के यहाँ वहाँ गिर पड़े थे, लेकिन द्रौपदी वहीं खड़ी थी, इज्जत और पाकीज़गी की सफ़ेद साड़ी में मलबूस। वो देवी लग रही थी। और मदन के लौटते हुए हाथ खजालत के पसीने से तर होते, जिन्हें सुखाने के लिए उन्हें ऊपर हवा में उठा देता, फिर हाथ के पंजों को पूरे तौर पर फैलाता हुआ अपनी आंखों की फैलती फटती हुई पुतलियों के सामने रख देता और फिर उंगलियों के बीच में से झांकता। इंदु का मरमरीन जिस्म खुश रंग और गुदास सामने पड़ा होता, इस्तेमाल के लिए पास, इब्तिजाल के लिए दूर। कभी इंदु की नाकाबंदी हो जाती तो इस किस्म के फिक्रे होते। हाय जी, घर में छोटे बड़े सभी हैं, वो क्या कहेंगे? छोटे समझते नहीं, बड़े समझ जाते हैं। इसी दौरान बाबू धनीराम की तब्दीली सहारनपुर हो गई। वहां वो रेलवे मेल सर्विस में सिलेक्शन ग्रेड के क्लार्क हो गए, हेड क्लार्क हो गए। इतना बड़ा क्वार्टर मिला कि उसमें 8 कुनबे रह सकते थे, लेकिन बाबू धनीराम उसमें अकेले ही टांगे फैलाए पड़े रहते। जिंदगी भर वो बाल बच्चों से कभी अलहदा नहीं हुए थे। सख्त घरेलू किस्म के आदमी। आखिरी जिंदगी में उस तन्हाई ने उनके दिल में वहशत पैदा कर दी, लेकिन मजबूरी थी। बच्चे सब दिल्ली में मदन और इंदु के पास थे और वहीं स्कूलों में पढ़ते थे। साल के खात्मे से पहले उन्हें बीच में से उठाना उनकी पढ़ाई के लिए अच्छा ना था। बाबूजी को दिल के दौरे पड़ने लगे। बाहर गर्मी की छुट्टियां हुई और उनके बार बार लिखने पर मदन ने इंदु को कुंदन, पाशी और दुलारी के साथ सहारनपुर भेज दिया। धनीराम की दुनिया चहकुटी। कहाँ उन्हें दफ्तर के काम के बाद फुर्सत ही फुर्सत थी और कहाँ अब काम ही काम था। बच्चे बच्चों ही की तरह जहाँ कपड़े उतारते वहीं पड़े रहने देते और बाबूजी उन्हें समेटते फिरते। अपने मदन से दूर अलसाई हुई रती इंदु तो अपने पहनावे तक से गाफिल हो गई थी। वो रसोई में यूं फिरती जैसे कांजी हाउस में गाय बाहर की तरफ मुंह उठा उठा कर अपने मालिक को ढूंढा करती है। काम धाम करने के बाद वो कभी अंदर ट्रंकों पर लेट जाती, कभी बाहर कनेर के बूटे के पास और कभी आम के पेड़ तले जो आंगन में सैकड़ों हजारों दिलों को थामे खड़ा था। सावन भादों में ढलने लगा। बाहर का दरीचा खुलता तो कुंवारियां, नई ब्याही हुई लड़कियां पींग बढ़ाते हुए गाती, झूला कीने डारो रे अमरैया। और फिर गीत के बोल के मुताबिक 2 झूलती और 2 झुलाती, और कहीं 4 मिल जाती तो भूल भुलैया हो जाती। अधेड़ उम्र की और बूढ़ी औरतें एक तरफ खड़ी तका करती। इंदु को मालूम होता जैसे वो भी उनमें शामिल हो गई है। जब भी वो मुंह फेर लेती और ठंडी सांसें भरती हुई सो जाती। बाबूजी पास से गुजरते तो उसे जगाने और उठाने की जरा भी कोशिश न करते।
बल्कि मौका पाकर उसकी शलवार को जो बहू धोती से बदल कर आती, जिसे वो हमेशा अपने सास वाले पुराने संदल के संदूक पर फेंक देती, उठाकर खूंटी पर लटका देते। ऐसे में उन्हें सबसे नजरें बचाना पड़ती। लेकिन अभी शलवार को समेट कर मुड़ते तो निगाहें नीची करने में बहू के महरम पर जा पड़ती। तब उनकी हिम्मत जवाब दे जाती और वो यूं शिताबी कमरे से निकल भागते जैसे कहीं सांप का बच्चा बिल से बाहर आ गया हो। फिर बरामदे में उनकी आवाज सुनाई देने लगती, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। अड़ोस पड़ोस की औरतों ने बाबूजी की बहू की खूबसूरती की दास्तानें दूर दूर तक पहुंचा दी थी। जब कोई औरत बाबूजी के सामने बहू के प्यारेपन और सुडौल जिस्म की बातें करती तो वो खुशी से फूल जाते और कहते, हम तो धन्य हो गए अम्मी चंद की माँ, शुक्र है हमारे घर में भी कोई सेहत वाला जीव आया। और ये कहते हुए उनकी निगाहें कहीं दूर पहुंच जाती, जहां दिख के आर्जे थे दवाई की शीशियां, अस्पताल की सीढ़ियां या चींटियों के बिल। निगाह करीब आती तो उन्हें मोटे मोटे गदराए हुए जिस्म वाले कई बच्चे बगल में, जांग पर, गर्दन पर चढ़ते उतरते महसूस होते और ऐसा मालूम होता जैसे अभी और आ रहे हैं। पहलू पर लेटी हुई बहू की कमर जमीन के साथ और कूले छत के साथ लग रहे हैं और वो धड़ाधड़ बच्चे जनती जा रही है। और उन बच्चों की उम्र में कोई फर्क नहीं, कोई बड़ा है ना छोटा, सभी एक से जुड़वा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आसपास के लोग सब जान गए थे इंदु बाबूजी की चहेती बहू है। चुनांचे दूध और छाछ के मटके धनीराम के घर आने लगे और फिर एक दिन सलामदीन गुजर ने फरमाइश कर दी। इंदु से कहा, बीबी मेरा बेटा आरएमएस में कुली रखवा दो, अल्लाह तुमको अजर देगा। इंदु के इशारे की देर थी कि सलामदीन का बेटा नौकर हो गया, वो भी सॉटर। जो ना हो सका उसकी किस्मत, आसामियां ही ज्यादा न थी। बहू के खाने पीने, उसके सेहत का बाबूजी खास ख्याल रखते। दूध पीने से इंदु को चिढ़ थी। वो रात के वक्त खुद दूध को बाटी में फेंट ग्लास में डाल बहू को पिलाने के लिए उसकी खटिया के पास आ जाते। इंदु अपने आप को समेटते हुए उठती और कहती, नहीं बाबूजी, मुझसे नहीं पिया जाता। तेरा तो ससुर भी पिएगा। तो फिर आप पी लीजिएगा। इंदु हंसती हुई जवाब देती और बाबूजी एक मसनूई गुस्से से बरस पड़ते। तू चाहती है बाद में तेरी भी वही हालत हो जो तेरी सास की हुई। पी। इंदु लाड से रूठने लगती, आखिर क्यों ना रूठती। वो लोग नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई ना हो, लेकिन यहाँ तो मनाने वाले सब थे, रूठने वाला सिर्फ एक। जब इंदु बाबूजी के हाथ से ग्लास ना लेती तो उसे खटिया के पास सिरहाने के नीचे रख देते और ले, ये पड़ा है, तेरी मर्जी है पी, नहीं मर्जी है तो ना पी, कहते हुए चल देते। अपने बिस्तर पर पहुंचकर धनीराम दुलारी मुन्नी के साथ खेलने लगते। दुलारी की बाबूजी के नंगे पिंडे के साथ पिंडा घिसाने और पेट पर मुंह रखकर फटकड़ा फुलाने की आदत थी। आज जब बाबूजी और मुन्नी ये खेल खेल रहे थे, हंसा रहे थे, तो मुन्नी ने भाभी की तरफ देखते हुए कहा, दूध तो खराब हो जाएगा बाबूजी, भाभी तो पीती नहीं। पिएगी, जरूर पिएगी बेटा। बाबूजी ने दूसरे हाथ से पाशी को लिपटाते हुए कहा, औरतें घर की किसी चीज को खराब होते नहीं देख सकती। अब ये फिक्रा बाबूजी के मुंह में ही होता कि एक तरफ से हश, एक खसम खानी। ये आवाज आने लगती। पता चलता बहू बिल्ली को भगा रही है और फिर कोई गट गट सी आवाज सुनाई देती और सब जान लेते बहू ने नहीं, भाभी ने दूध पी लिया। लेकिन कुछ देर के बाद कुंदन बाबूजी के पास आता और कहता, बाबूजी, भाभी रो रही हैं। हैं? बाबूजी कहते और फिर उठकर अंधेरे में दूर उसी तरफ देखने लगते जिधर बहू की चारपाई पड़ी होती। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद वो फिर लेट जाते और कुछ समझते हुए कुंदन से कहते, जा तू सो जा, वो भी सो जाएगी अपने आप। और फिर से लेटे हुए बाबू धनीराम आसमान पर खिले हुए परमात्मा के गुलजार को देखने लगते और भगवान से पूछते, चांदी के इन खुलते बंद होते फूलों में मेरा फूल कहाँ है? और फिर पूरा आसमान उन्हें दर्द का एक दरिया दिखाई देने लगता और कानों में मुसलसल एक हाव हू की आवाज सुनाई देती, जिसे सुनते हुए वो कहते, जब से दुनिया बनी है इंसान कितना रोया है। और वो रोते रोते सो जाते। इंदु के जाने के 20-25 रोज ही में मदन ने वावेला शुरू कर दिया। उसने लिखा, मैं बाजार की रोटियां खाते खाते तंग आ गया हूँ, मुझे कब्ज हो गया है, गुर्दे का दर्द शुरू हो गया है। फिर जैसे दफ्तर के लोग चिट्ठी की अर्जी के साथ डॉक्टर का सर्टिफिकेट भेज देते हैं,
मदन ने बाबूजी के एक दोस्त से तस्दीक की हुई चिट्ठी लिखवा भेजी। इस पर भी जब कुछ ना हुआ तो एक डबल तार जवाबी तार के पैसे मारे गए, लेकिन भला से इंदू और बच्चे लौट आए। मदन ने इंदू से 2 दिन सीधे मुंह बात ही ना की। ये दुख भी इंदू ही का था। एक दिन मदन को अकेले में पाकर वो पकड़ बैठी और बोली, इतना मुंह फुलाए बैठे हो, मैंने क्या किया है? मदन ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो, दूर हो जाओ मेरी आंखों से, कमीनी। हाँ, यही कहने के लिए इतनी दूर से बुलवाया है? हाँ, हटाओ अब। खबरदार, ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम जो होना चाहती तो क्या बाबूजी रोक लेते? हाय जी, तुम तो बच्चों की सी बातें करते हो, मैं भला उन्हें कैसे कह सकती हूँ? सच पूछो तो तुमने मुझे बुलवाकर बाबूजी पर बड़ा जुल्म किया है। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, उनका जी बहुत लगा हुआ था बाल बच्चों में। और मेरा जी? तुम्हारा जी तुम तो कहीं भी लगा सकते हो। इंदू ने शरारत से कहा और कुछ इस तरह से मदन की तरफ देखा कि उसकी मदाफत की सारी कुव्वतें खत्म हो गई। यूं भी उसे किसी अच्छे बहाने की तलाश थी। उसने इंदू को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और बोला, बाबूजी तुमसे बहुत खुश थे? हाँ, एक दिन मैं जागी तो देखा सिरहाने खड़े मुझे देख रहे हैं। ये नहीं हो सकता। अपनी कसम। अपनी नहीं, मेरी कसम खाओ। तुम्हारी कसम तो मैं न खाती, और कोई कुछ भी दे। हाँ, किताबों में इसे सेक्स कहते हैं। वैसे सेक्स वो क्या होता है? वही जो मर्द और औरत के बीच होता है। हाय राम, गंदे कहीं के, शर्म नहीं आती बाबूजी के बारे में ऐसा सोचते हुए? अच्छा, और बाबूजी को शर्म ना आई तुम्हें देखते हुए? क्यों? वो अपनी बहू को देखकर खुश हो रहे होंगे। क्यों नहीं, जब बहू तुम जैसी हो तो। तुम्हारा मन गंदा है, इसीलिए तो तुम्हारा कारोबार भी गंदे बिरोजे का है। तुम्हारी किताबें सब गंदगी से भरी पड़ी हैं। तुम्हें और तुम्हारी किताबों को इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे तो जब मैं बड़ी हो गई थी तो मेरे पिताजी ने मुझसे अधिक प्यार करना शुरू कर दिया था। तो क्या वो था निगोड़ा जिसका तुम अभी नाम ले रहे थे? सुनो, बाबूजी को यहाँ बुला लो, उनका वहाँ जी भी नहीं लगता। वो दुखी होंगे तो क्या तुम दुखी नहीं होगे? मदन अपने बाप से बहुत प्यार करता था। घर में माँ की मौत ने मदन के बड़ा होने के कारण सबसे ज्यादा असर उसी पर किया था। उसे अच्छी तरह से याद था माँ के बीमार रहने के बायस जब भी उसकी मौत का ख्याल मदन के दिल में आता तो वो आंखें मूंद कर प्रार्थना शुरू कर देता। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। अब वो नहीं चाहता था कि बाप की छत्र छाया भी सर से उठ जाए, खास तौर पर ऐसे में जबकि वो अपने कारोबार को जमा भी नहीं पाया था। उसने गैर यकीनी लहजे में इंदू से सिर्फ इतना कहा, अभी रहने दो बाबूजी को। वो क्यों? शादी के बाद हम दोनों पहली बार आजादी के साथ मिल सके हैं। तीसरे चौथे रोज बाबूजी का आंसुओं में डूबा हुआ खत आया। मेरे प्यारे मदन के तखातुब में मेरे प्यारे के अल्फाज शोर पानियों में धुल गए थे। लिखा था, बहू के यहाँ होने पर मेरे तो वही पुराने दिन लौट आए थे, तुम्हारी माँ के दिन जब हमारी नई नई शादी हुई थी। तो वो भी ऐसी अल्हड़ थी, ऐसे ही उतारे हुए कपड़े इधर उधर फेंक देती और पिताजी समेटते फिरते। वही संदल का संदूक, वही बीसीओ खलजगन। मैं बाजार जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, कुछ नहीं तो दही बड़े या रबड़ी ला रहा हूँ। अब घर में कोई नहीं, वो जगह जहाँ संदल का संदूक पड़ा था खाली है। और फिर एक आध सतर और धुल गई थी। आखिर में लिखा था, दफ्तर से लौटते समय यहाँ के बड़े बड़े अंधे कमरों में दाखिल होते हुए मेरे मन में खौल सा उठता है। बहू का ख्याल रखना, उसे किसी ऐसी वैसी दाया के हवाले मत करना। इंदू ने दोनों हाथों से चिट्ठी पकड़ ली, सांस खींची, आंखें फैलाई, शर्म से पानी पानी होते हुए बोली, मैं मर गई। बाबूजी को कैसे पता चल गया? मदन ने चिट्ठी छुड़ाते हुए कहा, बाबूजी क्या बच्चे हैं, दुनिया देखी है, हमें पैदा किया है। हाँ, मगर अभी दिन ही क्या हुए हैं। और फिर उसने एक तेजी से नजर अपने पेट पर डाली जिसने अभी बढ़ना भी नहीं शुरू किया था। और फिर बाबूजी या कोई और देख रहा है, उसने साड़ी का पल्लू उस पर खींच लिया और कुछ सोचने लगी। जब भी एक चमक सी उसके चेहरे पर आई और वो बोली,
तुम्हारी ससुराल से शीलिनी आएगी। मेरी ससुराल? ओह हाँ। मदन ने रास्ता पाते हुए कहा। कितनी शर्म की बात है। हाँ? अभी 6-8 महीने शादी को हुए हैं और चला आया है। चला आया है या तुम लाए हो? तुम ये सब कसूर तुम्हारा है। कुछ औरतें होती ही ऐसी है। तुम्हें पसंद नहीं? एकदम नहीं। क्यों? 4 दिन तो मजे ले लेते हैं जिंदगी के। क्या ये जिंदगी का मजा नहीं? मर्द औरत शादी किस लिए करते हैं? भगवान ने बिन मांगे दे दिया ना। पूछो उनसे जिनके नहीं होता, फिर वो क्या कुछ करती हैं। पीरों फकीरों के पास जाती हैं, समाधियों मज़ारों पर चोटियां बांधती, शर्म हया को तजकर दरियाओं के किनारे नंगी होकर सरकंडे काटती, शमशानों में मसाज जगाती। अच्छा, तुमने तो बखानी शुरू कर दिया। औलाद के लिए थोड़ी उम्र पड़ी थी। और होगा तो जब तुम उसे हाथ भी मत लगाना। वो तुम्हारा नहीं मेरा होगा। तुम्हें तो इसकी जरूरत नहीं, पर उसके दादा को बहुत है, ये मैं जानती हूँ। और फिर कुछ खजल और कुछ सदमा ज्यादा होकर इंदु ने अपना मुंह दोनों हाथों में छुपा लिया। वो सोचती थी पेट में इस नन्ही सी जान को पालने के सिलसिले में इस जान का होता सोता थोड़ी बहुत हमदर्दी तो करेगा ही। लेकिन मदन चुपचाप बैठा रहा। एक लफ्ज भी उसने मुंह से ना निकाला। इंदु ने चेहरे पर से हाथ उठाकर मदन की तरफ देखा और होने वाली पहलोटन के खास अंदाज में बोली, वो तो जो कुछ मैं कह रही हूँ सब पीछे होगा। पहले तो मैं बचूंगी ही नहीं। मुझे बचपन ही से वहम है इस बात का। मदन जैसे खाइफ हो गया। ये खूबसूरत चीज जो हामिला होने के बाद और भी खूबसूरत हो गई है, मर जाएगी। उसने पीठ की तरफ से इंदु को थाम लिया और फिर खींचकर अपने बाजुओं में ले आया और बोला, तुझे कुछ ना होगा इंदु। मैं तो मौत के मुंह से भी छीन के ले आऊंगा तुझे। अब सावित्री की नहीं, सत्यवान की बारी है। मदन से लिपटकर इंदु भूल ही गई कि उसका अपना भी कोई दुख है। इसके बाद बाबूजी ने कुछ ना लिखा। अलबत्ता सहारनपुर से एक सॉटर आया जिसने सिर्फ इतना बताया कि बाबूजी को फिर से दौरे पड़ने लगे। एक दौरे में तो वो करीब करीब चल ही बसे थे। मदन डर गया। इंदु रोने लगी। सॉटर के चले जाने के बाद हमेशा की तरह मदन ने आंखें मूंद ली और मन ही मन में पढ़ने लगा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरे ही रोज मदन ने बाप को चिट्ठी लिखी, बाबूजी चले आओ, बच्चे बहुत याद करते हैं और आपकी बहू भी। लेकिन आखिर नौकरी थी, अपने बस की बात थोड़ी थी। धनीराम के खत के मुताबिक वो छुट्टी का बंदोबस्त कर रहे थे। उनके बारे में दिन ब दिन मदन का एहसास जुर्म बढ़ने लगा। अगर मैं इंदु को वहीं रहने देता तो मेरा क्या बिगड़ जाता। विजयदशमी से एक रात पहले मदन इस्तिराब के आलम में बीच वाले कमरे के बाहर बरामदे में टहल रहा था कि अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई और वो चौंक कर दरवाजे की तरफ लपका। बेगम दाया बाहर आई और बोली, मुबारक हो बाबूजी, लड़का हुआ है। लड़का? बीबी कैसी है? खैर महर है। मैंने अभी तक उसे लड़की ही बताई है। जच्चा ज्यादा खुश हो जाए तो उसकी आंवल नहीं गिरती ना। ओ, मदन ने बेवकूफों की तरह आंखें चपकते हुए कहा और फिर कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ा। बेगम ने उसे वहीं रोक दिया और कहने लगी, तुम्हारा अंदर क्या काम? और फिर एकाएक ही दरवाजा भेड़ कर अंदर लपक गई। मदन की टांगे अभी तक कांप रही थी। उस वक्त खौफ से नहीं, तसल्ली से, या शायद इसलिए कि जब कोई इस दुनिया में आता है तो इर्द गिर्द के लोगों की यही हालत होती है। मदन ने सुन रखा था कि जब लड़का पैदा होता है तो घर के दरवाजे लरजने लगते हैं, गोया डर से कांप रहे हैं कि बड़ा होकर हमें बेचेगा या रखेगा। मदन ने महसूस किया जैसे सचमुच ही दीवारें कांप रही हैं। जजगी के लिए चिकली भाभी तो ना ही थी क्योंकि उसका अपना बच्चा तो बहुत छोटा था। अलबत्ता दरियाबाद वाली फूफी जरूर पहुंची थी जिसने पैदाइश के वक्त राम 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 की रट लगा दी थी और अब वही रट मध्यम हो रही थी। जिंदगी भर मदन को अपना आप इतना फजूल और बेकार न लगा था। इतने में फिर दरवाजा खुला और फूफी निकली। बरामदे की बिजली की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा भूत के चेहरे की तरह एकदम दूधिया सफेद नजर आ रहा था। मदन ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, इंदु ठीक है ना फूफी? ठीक है ठीक है। फूफी ने 3 बार कहा और फिर अपना लरसता हुआ हाथ मदन के सर पर रखा, उसे नीचा किया, चूमा और बाहर लपक गई।
फूफी बरामदे के दरवाजे में से बाहर जाती हुई नजर आ रही थी। वो बैठक में पहुंची जहां बाकी के बच्चे सो रहे थे। फूफी ने एक एक करके सर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर छत की तरफ आंखें उठाकर मुंह में कुछ बोली और फिर निढाल सी होकर मुन्नी के पास लेट गई। औंधी उसके फड़कते हुए शानों से पता चल रहा था जैसे रो रही है। मदन हैरान हुआ, फूफी तो कई जचियों से गुजर चुकी है, फिर क्यों उसकी रूह तक कांप उठी। फिर उधर के कमरे से हरमल की बू बाहर लपकी। धुएं का गुबार सा आया जिसने मदन का अहाता कर लिया। उसका सर चकरा गया। जबीद बेगम दाया कपड़े में कुछ लपेटे हुए बाहर निकली। कपड़े पर खून ही खून था जिसमें से कुछ कतरे निकलकर फर्श पर गिर गए। उसे मालूम न था कि वो कहाँ है। आंखें खुली थी पर कुछ दिखाई न दे रहा था। बीच में इंदू की एक मरघल्ली सी आवाज आई और फिर बच्चे के रोने की आवाज। 3-4 दिन में बहुत कुछ हुआ। मदन ने घर के एक तरफ गड्ढा खोद कर आवल को दबाया, कुत्तों को अंदर आने से रोका, लेकिन उसे कुछ याद न था। उसे यूं लगा जैसे हरमल की बू दिमाग में बस जाने के बाद आज ही उसे होश आया है। कमरे में वो अकेला ही था और इंदू, नंद और जसोदा और दूसरी तरफ नंदलाल। इंदू ने बच्चे की तरफ देखा और कुछ टोलेने के से अंदाज में बोली, बिल्कुल बिल्कुल तुम ही पर गया है। होगा। मदन ने एक उचटती सी नजर बच्चे पर डालते हुए कहा, मैं तो कहता हूँ शुक्र है भगवान का तुम बच गई। हाँ, मैं तो समझती थी। शुभ शुभ बोलो। यहाँ तो जो कुछ हुआ है मैं अब तुम्हारे पास भी न फटकूंगा। तौबा करो। मदन ने उसी दम कान अपने हाथों से पकड़ लिए और इंदू नहीं सी आवाज में हंसने लगी। बच्चा पैदा होने के बाद कई रोज तक इंदू की नाव ठिकाने पर न आई। वो घूम घूम कर उस बच्चे को तलाश कर रही थी जो अब उससे परे बाहर की दुनिया में जाकर अपनी असली माँ को भूल गया था। अब सब कुछ ठीक था और इंदू शांति से दुनिया को तक रही थी। मालूम होता था उसने मदन ही के नहीं दुनिया भर के गुनाहगारों को माफ कर दिया है और अब देवी बनकर दया और करुणा के प्रसाद बांट रही है। मदन ने इंदू के मुंह की तरफ देखा और सोचने लगा, इस सारे खून खराबे के बाद कुछ दुबली होकर इंदू और भी अच्छी लगने लगी है। जब भी एकाएकी इंदू ने दोनों हाथ अपनी छातियों पर रख लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। इंदू थोड़ा सा उठने की कोशिश करते हुए बोली, इसे भूख लगी है। इसे भूख? तुम्हें कैसे पता चला? देखते नहीं, सब गीला हो गया है। मदन ने गौर से इंदू के ढीले ढाले डगले की तरफ देखा। झर झर दूध बह रहा था और एक खास किस्म की बू आ रही थी। फिर इंदू ने बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, जरा इसे मुझे दे दो। मदन ने हाथ पिंगोड़े की तरफ बढ़ाया और उसी दम खींच लिया और फिर कुछ हिम्मत से काम लेते हुए उसने बच्चे को यूं उठाया जैसे वो मरा हुआ चूहा हो। आखिर उसने बच्चे को इंदू की गोद में दे दिया। इंदू मदन की तरफ देखते हुए बोली, तुम जाओ बाहर। क्यों? बाहर क्यों जाऊं? जाओ ना, तुम्हारे सामने मैं दूध नहीं पिला सकूंगी। अरे मेरे सामने नहीं पिला सकोगी? फिर नासमझी के अंदाज में सर को झटका देकर बाहर की तरफ चल निकला। दरवाजे के पास पहुंचकर मुड़ते हुए उसने इंदू पर एक निगाह डाली। इतनी खूबसूरत इंदू आज तक न लगी थी। बाबू धनीराम छुट्टी पर घर लौटे तो वो पहले से आधे दिखाई पड़ते थे। जब इंदू ने पोता उनकी गोद में दिया तो वो खेल उठे। उनके पेट के अंदर कोई फोड़ा निकल आया जो 24 घंटे उन्हें सूली पर लटकाए रखता। अगर मुन्ना ना होता तो बाबूजी की इससे 10 गुना बुरी हालत होती। कई इलाज किए गए। बाबूजी के आखिरी इलाज में डॉक्टर ने अधन्नी के बराबर गोली 15-20 की तादाद में रोज खाने को दी। पहले ही दिन उन्हें इतना पसीना आया कि दिन में 3-3, 4-4 बार कपड़े बदलने पड़े। हर बार मदन कपड़े उतारकर बाल्टी में निचोड़ता। सिर्फ पसीने ही से बाल्टी 1/4 हो गई थी। रात उन्हें मतली सी होने लगी और उन्होंने पुकारा, बहू जरा दातून तो देना, जायका बहुत खराब हो रहा है। बहू भागी हुई गई और दातुन ले आई। बाबूजी उठकर दातुन चबा ही रहे थे कि एक उपकाई आई, साथ ही खून का परनाला ले आई। बेटे ने वापस सिरहाने की तरफ लिटाया तो उनकी पुतलियां फिर चुकी थी और कोई दम में वो ऊपर आसमान के गुलजार में पहुंच चुके थे जहां उन्होंने अपना फूल पहुंचा पहचान लिया था। मुन्ने को पैदा हुए कुल 20-25 रोज हुए थे। इंदू ने मुंह नोच नोच कर सर और छाती पीट पीट कर खुद को नीला कर लिया। मदन के सामने वही मंजर था।
जो उसने तस्वुर में अपने मरने पर देखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इंदु ने चूड़ियां तोड़ने की बजाय उतार के रख दी थी। सर पर राख नहीं डाली थी, लेकिन जमीन पर से मिट्टी लग जाने और बालों के बिखर जाने से चेहरा भयानक हो गया था। लोगों, मैं लुट गई। की जगह उसने एक दिलदोज आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया था। लोगों, हम लुट गए। घर बार का कितना बोझ बदन पर आ पड़ा था, इसका अभी मदन को पूरी तरह से अंदाजा न था। सुबह होने तक उसका दिल लपक कर मुंह में आ गया। वो शायद बच ना पाता अगर वो घर के बाहर बदरों के किनारे सैल चढ़ी मिट्टी पर औंधा लेट कर अपने दिल को ठिकाने पर न लाता। डरती माँ ने छाती से लगाकर अपने बच्चे को बचा लिया। छोटे बच्चे कुंदन, दुलारी, मुन्नी और पाशी यूं चिल्ला रहे थे जैसे घोंसले पर शिकरे के हमले पर चिड़िया के बूंद चोंचे उठा उठा कर ची ची करते हैं। उन्हें अगर कोई परों के नीचे समेटती थी तो इंदु। नाली के किनारे पड़े पड़े मदन ने सोचा, अब तो ये दुनिया मेरे लिए खत्म हो गई। क्या मैं जी सकूंगा? जिंदगी में कभी हंस भी सकूंगा? वो उठकर घर के अंदर चला गया। सीढ़ियों के नीचे गुसल खाना था जिसमें घुसकर अंदर से किवाड़ बंद करते हुए मदन ने एक बार फिर सवाल को दोहराया, मैं कभी हंस भी सकूंगा? और वो खिलखिलाकर हंस रहा था। हालांकि उसके बाप की लाश अभी पास ही बैठक में पड़ी थी। बाप को आग के हवाले करने से पहले मदन अर्थी पर पड़े हुए जिस्म के सामने दंडवत के अंदाज में लेट गया। ये उसका अपने जन्मदाता को आखिरी प्रणाम था। इस पर भी वो रो ना रहा था। उसकी ये हालत देखकर मातम में शरीक होने वाले रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सन से रह गए। फिर हिंदू रिवाज के मुताबिक सबसे बड़ा बेटा होने की हैसियत से मदन को चिता जलानी पड़ी। जलती हुई खोपड़ी में कपाल क्रिया की लाठी बांधनी पड़ी। औरतें बाहरी से शमशान के कुएं पर नहाकर घर लौट चुकी थी। जब मदन घर पर पहुंचा तो वो कांप रहा था। धरती माँ ने थोड़ी देर के लिए ताकत अपने बेटे को दी थी। रात के घर आने पर फिर से हवस में ढल गई। उसे कोई सहारा चाहिए था, किसी ऐसे जज्बे का सहारा जो मौत से भी बड़ा हो। उस वक्त धरती माँ की बेटी जनक दुलारी इंदु ने किसी घड़े में से पैदा होकर उस राम को अपनी बाहों में ले लिया। उस रात अगर इंदु अपना आप यूं मदन पर ना वार देती तो इतना बड़ा दुख मदन को ले डूबता। 10 महीने के अंदर अंदर इंदु का दूसरा बच्चा चला आया। बीवी को इस दोजख की आग में धकेल कर मदन खुद अपना दुख भूल गया था। कभी कभी उसे ख्याल आता, अगर मैं शादी के बाद बाबूजी के पास गई हुई इंदु को ना बुला लेता तो शायद वो इतनी जल्दी ना चल देते। लेकिन फिर वो बाप की मौत से पैदा होने वाले खसारे को पूरा करने में लग जाता। कारोबार जो पहले बेतवज्जही की वजह से बंद हो गया था, मजबूरन चल निकला। उन दिनों बड़े बच्चे को मदन के पास छोड़कर छोटे को छाती से लगाए इंदु मैके चली गई। पीछे मुन्ना तरह तरह की जिद करता था जो कभी मानी जाती थी और कभी नहीं। मैके से इंदु का खत आया, मुझे यहाँ अपने बेटे के रोने की आवाज आ रही है। कोई उसे मारता तो नहीं? मदन को बड़ी हैरत हुई। एक जाहिल अनपढ़ औरत ऐसी बातें कैसे लिख सकती है? क्या ये भी कोई रटा हुआ फिक्रा है? साल गुजर गए। पैसे कभी इतने ना आए थे कि उनसे कुछ ऐश हो सके, लेकिन गुजारे के मुताबिक आमदनी जरूर हो जाती थी। दिक्कत उस वक्त होती जब कोई बड़ा खर्च सामने आ जाता। कुंदन का दाखला देना है, दुलारी मुन्नी का शगुन भिजवाना है। उस वक्त मदन मुंह लटका कर बैठ जाता और फिर इंदु एक तरह से आती मुस्कुराती हुई और कहती, क्यों दुखी हो रहे हो? मदन उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कहता, दुखी ना हूं, कुंदन को बीए का दाखला दिलाना है। मुन्नी चलो मेरे साथ। और मदन भेड़ के बच्चे की तरह इंदु के पीछे चल देता। इंदु संदल के संदूक के पास पहुंचती, जिसे किसी को मदन समेत हाथ लगाने की इजाजत न थी। कभी कभी इस बात पर खफा होकर मदन कहता, मरोगी तो इसे छाती पर डालकर ले जाना। हाँ हाँ, ले जाऊंगी। और फिर इंदु वहां से मतलूबा रकम निकालकर सामने रख देती। ये कहां से आ गए? कहीं से भी आए, तुम्हें आम खाने से मतलब है कि? फिर भी तुम जाओ, अपना काम चलाओ। और जब मदन ज्यादा इसरार करता तो इंदु कहती, मैंने एक सेठ दोस्त बनाया है ना। और फिर हंसने लगती। मैं चोर लुटेरा हूँ, तुम नहीं जानते। सखी लुटेरा, जो एक हाथ से लूटता है और दूसरे हाथ से गरीब गुरबा को दे देता है। इसी तरह मुन्नी की शादी हुई, जिस पर ऐसी ही लूट के जेवर बिके। कर्जा चढ़ा और फिर उतर गया।
ऐसे ही कुंदन भी ब्याया गया। इन शादियों में इंदु ही हद भरा करती थी और माँ की जगह खड़ी हो जाती। आसमान से बाबूजी और माँ देखा करते और फूल बरसाते जो किसी को नजर ना आते। फिर ऐसा हुआ, ऊपर माँ जी और बाबूजी में झगड़ा चल गया। माँ ने बाबूजी से कहा, तुम बहू के हाथ की पकी खा आए हो, उसका सुख भी देखा है, पर मैं नसीबो जलीले कुछ भी नहीं देखा। और ये झगड़ा विष्णु, महेश और शिव तक पहुंचा। उन्होंने उनके हाथ में फैसला दिया और यूं माँ मातलोक में आकर बहू की कोख में पड़ी और इंदु के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। फिर इंदु ऐसी देवी भी न थी, जब कोई उसूल की बात होती तो नंद देवर तो क्या, खुद मदन से भिड़ जाती। मदन राष्ट्रबाजी की इस पुतली को खफा होकर हरिश्चंद्र की बेटी कहा करता था। क्योंकि इंदु की बातों में उलझाव होने के बावजूद सच्चाई और धर्म कायम रहते थे, इसलिए मदन और कुंबे के बाकी सब लोगों की आंखें इंदु के सामने नीचे ही रहती थी। झगड़ा कितना भी बढ़ जाए, मदन अपने शौहरी जोम में कितना भी इंदु की बात को रद्द कर दे, लेकिन आखिर सभी सर झुकाए हुए इंदु ही की शरण में आते थे और उसी से क्षमा मांगते थे। नई भाभी आई, कहने को तो वो भी औरत थी, लेकिन इंदु एक औरत थी जिसे बीवी कहते हैं। उसके उलट छोटी भाभी रानी एक बीवी थी जिसे औरत कहते हैं। रानी के कारण भाइयों में झगड़ा हुआ और जेपी चाचा की मार्फत जायदाद तकसीम हुई, जिसमें माँ बाप की जायदाद तो एक तरफ, इंदु की अपनी बनाई हुई चीजें भी तकसीम की जद में आ गई और इंदु कलेजा महसूस कर रह गई। जहाँ सब कुछ मिल जाने के बाद और अलग होकर भी कुंदन और रानी ठीक से नहीं बच सके थे, वहां इंदु का अपना घर दिनों ही में जगमग करने लगा। बच्ची की पैदाइश के बाद इंदु की सेहत वो न रही। बच्ची हर वक्त इंदु की छातियों से चिमटी रहती थी। जहाँ सभी गोश्त के उस लोथड़े पर थू करते थे, वहाँ एक इंदु थी जो उसे कलेजे से लगाए फिरती थी, लेकिन कभी खुद भी परेशान हो उठती और बच्ची को सामने झल्लंगे में फेंकते हुए कह उठती, तू मुझे जीने भी देगी माँ? और बच्ची चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती। मदन इंदु से कटने लगा। शादी से लेकर इस वक्त तक उसे वो औरत ना मिली थी जिसका वो मतलाशी था। गंदा बिरोजा बिकने लगा और मदन ने बहुत सा रुपया ऊपर ही ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया। बाबूजी के चले जाने पर कोई पूछने वाला भी न था, पूरी आजादी थी। गोया पड़ोसी सिप्ते की भैंस फिर मदन के मुंह के पास फुंकारने लगी, बार बार फुंकारने लगी। शादी की रात वाली भैंस तो बिक चुकी थी, लेकिन उसका मालिक जिंदा था। मदन उसके साथ ऐसी जगहों पर जाने लगा जहां रोशनी और साए अजीब बेकायदा सी शक्लें बनाते हैं। नुक्कड़ पर कभी अंधेरे की तिकोन बनती है कि ऊपर खट से रोशनी की एक चौकोर आकर उसे काट देती है। कोई तस्वीर पूरी नहीं बनती। मालूम होता है बगल से एक पजामा निकला और आसमान की तरफ उड़ गया, या किसी कोर्ट ने देखने वाले का मुंह पूरी तरह से ढांप लिया और कोई सांस के लिए तड़पने लगा। कभी रोशनी की चौकोर एक चौकठा सी बन गई और उसमें एक सूरत आकर खड़ी हो गई। देखने वाले ने हाथ बढ़ाया तो वो आर पार चला गया। वहां कुछ भी न था। पीछे कोई कुत्ता रोने लगा। ऊपर तबल ने उसकी आवाज डुबो दी। मदन को उसके तस्वुर के खदोखाल मिले, लेकिन हर जगह ऐसा मालूम हो रहा था जैसे आर्टिस्ट से एक खत गलत लग गया है, या हंसी की आवाज जरूरत से ज्यादा बुलंद हो गई है और मदन बेदाग सन्नाई और मुतवाजिन हंसी की तलाश में खो गया। सिप्ते ने उस वक्त अपनी बीवी से बात की जब उसकी बेगम ने मदन को मिसाली शौहर की हैसियत से सिप्ते के सामने पेश किया। पेश ही नहीं किया बल्कि मुंह पर मारा। उसको उठाकर सिप्ते ने बेगम के मुंह पर दे मारा। मालूम होता था किसी खूनी तरबूज का गूदा है जिसके रगो रेशे बेगम की नाक, उसकी आंखों और कानों पर लगे हुए हैं। करोड़ करोड़ गाली बकती हुई बेगम ने हाफिजी की टोकरी में से गूदा और बीज उठाए और इंदु के साफ सुथरे सहन में बिखेर दिए। एक इंदु के बजाय दो इंदु हो गए। एक तो इंदु खुद थी और दूसरी एक कांपता हुआ खत जो इंदु के पूरे जिस्म का अहाता किए हुए था और जो नजर नहीं आ रहा था। मदन कहीं जाता भी था तो घर से होकर, नहा धो अच्छे कपड़े पहन, मगई की एक जोड़ी जिसमें खुशबूदार तैवाम लगा हुआ मुंह में रख कर। लेकिन उस दिन जो मदन घर आया तो इंदु की शक्ल ही दूसरी थी। उसने चेहरे पर पाउडर थोप रखा था, गालों पर रोज लगा रखी थी, लिपस्टिक के न होने पर होठ माथे की बिंदी से रंग लिए थे
और बाल कुछ इस तरीके से बनाए थे कि मदन की नजरें उनमें उलझ के रह गई। क्या बात है आज? कुछ नहीं, आज फुर्सत मिली है। शादी के 15 बरस गुजर जाने के बाद इंदु को आज फुर्सत मिली थी, और वो भी उस वक्त जबकि चेहरे पर झाइयां चली आई थी, नाक पर एक सियासी काठी बन गई थी, और ब्लाउज के नीचे नंगे पेट के पास चर्बी की 2-3 तहें दिखाई देने लगी थी। आज इंदु ने ऐसा बंदोबस्त किया था कि नयूब में से एक भी चीज नजर न आती थी। यूं बनी ठनी कसी कसाई वो बेहद हसीन लग रही थी। ये नहीं हो सकता। मदन ने सोचा और उसे एक धचका सा लगा। उसने एक बार फिर मुड़कर इंदु की तरफ देखा, जिससे घोड़ों के व्यापारी किसी नामी घोड़ी की तरफ देखते हैं। वहां घोड़ी भी थी और लाल लगाम भी। यहाँ गलत खत लगे थे, शराबी की आंखों को दिख न सके। इंदु सचमुच खूबसूरत थी। आज भी 15 साल के बाद फूला, रशीदा, मिसेस रॉबर्ट और उनकी बहनें उसके सामने पानी भरती थी। फिर मदन को रहम आने लगा और एक डर। आसमान पर कोई खास बादल भी न थे, लेकिन पानी पड़ना शुरू हो गया। घर की गंगा तुगयानी पर थी और उसका पानी किनारों से निकल कर पूरी तराई और उसके आसपास बसने वाले गांव और कस्बों को अपनी लपेट में ले रहा था। ऐसा मालूम होता था इसी रफ्तार से पानी बहता रहा तो इसमें कैलाश पर्वत भी डूब जाएगा। उधर बच्ची भी रोने लगी, ऐसा रोना जो वो आज तक न रोई थी। मदन ने उसकी आवाज सुनकर आंखें बंद कर ली। खोली तो बच्ची सामने खड़ी थी, जवान औरत बनकर। नहीं, वो इंदु थी, अपनी माँ की बेटी, अपनी बेटी की माँ, जो अपनी आंखों के दुम्बाले से मुस्कुराई हुई और होठों के कोनों से देखने लगी। उसी कमरे में जहां एक दिन हरमल की धुनी ने मदन को चकरा दिया था, आज खस की खुशबू ने बौखला दिया। हल्की बारिश, तेज बारिश से ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए बाहर का पानी ऊपर किसी कड़ी में से टपकता हुआ इंदु और मदन के बीच टपकने लगा। लेकिन मदन तो शराबी हो रहा था। इस नशे में उसकी आंखें सिमटने लगी और तनफ्फुस तेज होकर इंसान का तनफ्फुस न रहा। इंदु, मदन ने कहा, और उसकी आवाज शादी की रात वाली आवाज से 2 सुर ऊपर थी। और इंदु ने परे देखते हुए कहा, जी। और उसकी आवाज शादी वाली रात की आवाज से 2 सुर नीचे थी। फिर आज चांदनी के बजाय अमावस की रात थी। इससे पहले कि मदन इंदु की तरफ हाथ बढ़ाता, इंदु खुद ही मदन से लिपट गई। फिर मदन ने हाथ से इंदु की ठोड़ी ऊपर उठाई और देखने लगा। उसने क्या खोया, क्या पाया? इंदु ने एक नजर मदन के स्याह होते हुए चेहरे की तरफ फेंकी और फिर आंखें बंद कर ली। ये क्या? मदन ने चौंकते हुए कहा, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। यूं ही रात भर जगाया है इस चुड़ैल मैया ने। बच्ची अब तक खामोश हो चुकी थी, गोया दम साधे देख रही थी कि अब क्या होने वाला है। आसमान से पानी पड़ना बंद हो गया। मदन ने फिर गौर से इंदु की आंखों की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मगर ये आंसू? खुशी के हैं, आज की रात मेरी है। और फिर एक अजीब हंसी हंसती हुई वो मदन से चिमट गई। एक तलज्जुज के एहसास से मदन ने कहा, आज बरसों के बाद मेरी मन की मुराद पूरी हुई है इंदु। मैंने हमेशा चाहा था। लेकिन तुमने कहा नहीं। याद है शादी की रात मैंने तुमसे कुछ मांगा था? अपने दुख मुझे दे दो। हाँ, तुमने तो कुछ नहीं मांगा मुझसे। मैं क्या मांगता? मैं तो जो कुछ मांग सकता था वो सब तुमने दे दिया। मेरे अजीजों से प्यार, उनकी तालीम, ब्याह, शादी, ये प्यारे प्यारे बच्चे, ये सब कुछ तो तुमने दे दिया इंदु। मैं भी यही समझती थी, लेकिन अब जाकर पता चला ऐसा नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं। मैंने भी एक चीज रख ली। क्या चीज रख ली? इंदु कुछ देर चुप रही और फिर अपना मुंह परे करते हुए बोली, अपनी लाज, अपनी खुशी। उस वक्त तुम भी कह देते अपने सुख मुझे दे दो, तो मैं। और इंदु का गला रुंध गया। और कुछ देर बाद वो बोली, अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा। मदन के हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। वो जमीन में गड़ गया। ये अनपढ़ औरत, कोई रटा हुआ फिक्रा नहीं तो? ये तो अभी सामने ही जिंदगी की भट्टी से निकला है। अभी तो उस पर बराबर हथौड़े पड़ रहे हैं और आतिशी बुरादा चारों तरफ उड़ रहा है। कुछ देर के बाद मदन के होश ठिकाने आए। बोला, मैं समझ गया इंदु।
फिर रोते हुए मदन और इंदु एक दूसरे से लिपट गए। इंदु ने मदन का हाथ थाम सॉरी फिर रोते हुए मदन और इंदु एक दूसरे से लिपट गए। इंदु ने मदन का हाथ पकड़ा और उसे ऐसी दुनियाओं में ले गई जहां इंसान मरकर ही पहुंच सकते हैं।